कहानी एक माँ की जुबानी में आप सभी कथा प्रेमियों का स्वागत है। आज मैं आपको इतिहास की एक अनोखी प्रेम कहानी सुनाने जा रही हूँ, जो कहानी है राजपूत राजा मान सिंह तोमर और गुज्जर जाति की एक आम लड़की मृगनयनी की। बात उन दिनों की है जब अक्सर मुगलों के आक्रमण होते रहते थे। सिकंदर लोदी और गयासुद्दीन खिलजी ने कई बार ग्वालियर के किले पर धावा किया, पर वे सफल न हो सके। तब उन्होंने आसपास के गांवों को नष्ट कर उनकी फसलें लूटना शुरू कर दिया। उन्होंने कई मंदिरों को तोड़फोड़ डाला और लोगों को इतना तंग किया कि वे हमेशा भयभीत बने रहते थे। खासकर स्त्रियों को बहुत ही भय रहता था। उन दिनों औरतों का खूबसूरत होना खतरे से खाली न रहता था, कारण मुगल उन पर आंखें लगाए रहते थे। गांव की कई सुंदर भोली लड़कियां उनकी शिकार हो चुकी थी। ऐसे समय में ग्वालियर के पास राई नामक गांव में एक गरीब गुज्जर किसान के यहाँ निन्नी नामक एक सुंदर लड़की थी। सिकंदर लोदी के आक्रमण के समय उसके माता पिता मारे गए थे। अब एक भाई के सिवा उसका संसार में कोई नहीं था। वही उसकी रक्षा और भरण पोषण करता था। उनके पास एक कच्चा मकान और एक छोटा सा खेत था, जिस पर वे अपना गुजर करते थे। दोनों भाई बहन शिकार में निपुण थे और जंगली जानवरों को मारा करते थे। दोनों अपनी गरीबी में भी बड़े खुश रहते थे और गांव के सभी सामाजिक और धार्मिक कार्यों में हिस्सा लेते रहते थे। उनका स्वभाव और व्यवहार इतना अच्छा था कि पूरा गांव उन्हें चाहता था। धीरे धीरे निन्नी के अनुपम भोले सौंदर्य की खबर आसपास फैलने लगी और एक दिन मालवा के सुल्तान गयासुद्दीन को भी इसका पता लग गया। वह तो औरत और शराब के लिए जान देता ही था। उसने झट अपने आदमियों को बुलवाया और राई गांव की खूबसूरत लड़की निन्नी गुजरी को अपने महल में लाने के लिए हुक्म दिया। अंत में 2 घुड़सवार इस काम के लिए चुने गए। सुल्तान ने उनसे साफ कह दिया कि यदि वे उस लड़की को लाने में कामयाब न हुए तो उनका सिर धड़ से अलग कर दिया जाएगा, और यदि वे उसे ले आए तो उन्हें मालामाल कर दिया जाएगा। निन्नी गुजरी अपनी एक सहेली के साथ जंगल में शिकार के लिए गई थी। उस दिन शाम तक उन्हें कोई शिकार नहीं मिला और वे निराश होकर लौटने ही वाली थी कि उन्हें दूर झाड़ी के आसपास कुछ आहट सुनाई दी। लाखी थककर चूर हो गई थी, इसलिए वह तो वहीं बैठ गई, किंतु निन्नी अपने तीर और भालों के साथ आगे बढ़ गई। झाड़ी के पास पहुंचने पर उसने शिकार की खोज की, पर उसे कुछ नजर नहीं आया। वह लौटने ही वाली थी कि फिर से आहट मिली। उसने देखा कि झाड़ी के पास एक बड़े झाड़ के पीछे से 2 घुड़सवार निकले और उसकी ओर आने लगे। पहले तो निन्नी कुछ घबराई, परंतु फिर अपना साहस इकट्ठा कर वह उनका सामना करने के लिए अड़कर खड़ी हो गई। जैसे ही घुड़सवार उससे कुछ कदम दूरी पर आए, उसने कड़कती हुई आवाज में चिल्लाकर कहा, तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? दोनों सवार घोड़ों पर से उतर गए। उनमें से एक ने कहा, हम सुल्तान गयासुद्दीन के सिपाही हैं और तुम्हें लेने आए हैं। सुल्तान तुम्हें अपनी बेगम बनाना चाहते हैं। सवार के मुंह से इन शब्दों के निकलते ही निन्नी ने अपना तीर कमान चढ़ा लिया। उसकी एक आंख को निशाना बना तेजी से तीर चलाया, फिर दूसरा तीर दूसरी आंख पर फेंका, किंतु वह उसकी हथेली पर अड़कर रह गया, क्योंकि सवार के दोनों हाथ आंखों पर आ चुके थे। इसी बीच दूसरा सवार घोड़े पर चढ़कर तेजी से वापस लौटने लगा। निन्नी ने उस पर भी अपने भाले से और फिर तीरों से वार किया। वह वहीं धड़ाम से नीचे गिर गया। पहले सवार की आंखों से रक्त बह रहा था। निन्नी ने एक भाला उसकी छाती पर पूरी गति से फेंका और चीखकर वह भी जमीन पर लौटने लगा। फिर निन्नी तेजी से वापस चल पड़ी और हाँफती हुई लाखी के घर पहुंची। लाखी पास के नाले से पानी पीकर ही लौटी थी और आराम कर रही थी। निन्नी ने घुड़सवारों का हाल सुन उसके चेहरे का रंग उड़ गया, किंतु निन्नी ने उसे हिम्मत दी और शीघ्रता से वापस चलने को कहा।
दूसरे दिन पूरे राई गांव में निन्नी की बहादुरी का समाचार बिजली की तरह फैल गया। ग्वालियर के राजपूत राजा मानसिंह तोमर को भी इस घटना की सूचना मिली। वे इस बहादुर लड़की से मिलने के लिए उत्सुक हो उठे। उसके बाद तो जो भी आदमी राई गांव से आते वे इस लड़की के बारे में अवश्य पूछते। एक दिन गांव का पुजारी मंदिर बनवाने की फरियाद लेकर राजा मानसिंह के पास पहुंचा। उसने भी निन्नी की वीरता के कई किस्से राजा को सुनाए। राजा को यह सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि निन्नी अकेले कई सुअरों और अन्य भैंसों को केवल तीरों और भालों से मार गिराती है। अंत में वे मानसिंह के पुजारी के द्वार गांव में संदेशा भेज दिया कि वे शीघ्र ही गांव का मंदिर बनवाने और लोगों की हालत देखने राई गांव आएंगे। राजा के आगमन की सूचना पाते ही गुजरों में मानो खुशी की लहर फैल गई। हर कोई उनके स्वागत की तैयारियों में लग गया। लोगों ने अपने कच्चे मकानों को छापना, लीपना और पोतना शुरू कर दिया। जिनके पास पैसे थे उन्होंने उस दिन के लिए एक नया जोड़ा कपड़ा बनवा लिया, किंतु जिनके पास पैसे नहीं थे उन्होंने भी नदी में पानी में अपने पुराने फटे कपड़ों को खूब साफ कर लिया और उत्सुकता से उस दिन की राह देखने लगे। आखिर वह दिन भी आ ही गया। उस दिन हर दरवाजे पर आम के पत्तों से बंधनवार बांधे गए। सब लोग अपने साफ कपड़ों को पहन गांव के बाहर रास्ते पर राजा के स्वागत के लिए जमा हो गए। सामने औरतों की कतारें थी। वे अपने सिर पर मिट्टी के घड़े पानी से भरकर रखे हुए थी और उन पर मीठे तेल के दिए जल रहे थे। सबके सामने निन्नी को खड़ा किया गया था, जो एक थाली में अक्षत, कुमकुम, फूल और आरती उतारने के लिए घी का एक दिया रखे हुए थी। उसने साफ कपड़े पहने हुए थे। उसके बाजू गांव का ही पुजारी खड़ा था। बाकी पुरुष पंक्ति बनाकर औरतों के पीछे खड़े हुए थे। जैसे ही राजा की सवारी पहुंची, पूरे गांव के लोगों ने मिलकर एक स्वर से उनकी जय जयकार की। फिर पुजारी ने आगे बढ़कर पहले उनका स्वागत किया। उनके भाल पर हल्दी और कुमकुम का टीका लगाया, माला पहनाई। राजा ने ब्राह्मण के पैर छुए और पुजारी ने उन्हें आशीर्वाद दिया। इसके बाद पुजारी ने राजा को निन्नी का परिचय दिया। निन्नी सिर झुकाए खड़ी थी। उसने झट कुमकुम अक्षत राजा के माथे पर लगाया, फूल उनकी पगड़ी पर फेंके और आरती उतारने लगी। मानसिंह की दृष्टि निन्नी के भोले चेहरे पर अटकी हुई थी। आरती समाप्त होते ही मानसिंह ने देखा कि निन्नी के फेंके फूलों में से एक जमीन पर गिर पड़ा है। उन्होंने झुककर उसे उठाया और अपनी पगड़ी में खोस लिया। कई स्त्रियों ने यह दृश्य देखा और आपस में एक दूसरे की तरफ देखते हुए मुस्कुराने लगी। विशेषकर लाखी चुप न रह सकी। उसने निन्नी को चिमटी देकर चुप से कान में कह दिया, राजा ने तुम्हारी पूजा स्वीकार कर ली है। अब तो तू जल्दी ही ग्वालियर की रानी बनेगी। निन्नी के गोरे गालों पर लज्जा की लालिमा छा गई। चल हट कहकर वह भी भीड़ में खो गई और राजा मंदिर की ओर चल पड़े। मंदिर के पास ही राजा का पड़ाव डाला गया। रात्रि के समय लोगों की सभा में राजा ने मंदिर बनवाने के लिए 5,000 रुपयों के दान की घोषणा की। गांव में कुआं खुदवाने तथा सड़क सुधारने के लिए 10,000 रुपये देने का वायदा किया। अंत में राजा ने गांव के लोगों को मुगलों से सतर्क रहने और उनका सामना करने के लिए तैयार रहने को कहा। उन्होंने सबके सामने निन्नी की सुनी हुई बहादुरी की भी तारीफ की और दूसरे दिन निन्नी के जंगली जानवरों के शिकार को देखने की इच्छा प्रकट की। पुजारी ने निन्नी के भाई अटल की ओर इशारा किया। अटल ने बिना निन्नी से पूछे खड़े होकर स्वीकृति दे दी। इसके बाद बहुत रात तक भजन कीर्तन हुआ और फिर लोग अपने अपने घर चले गए। दूसरे दिन शिकार की तैयारियां हुई। राजा मान सिंह के लिए एक मचान बनाया गया। निन्नी ने अपने सब हथियार साफ करके उन्हें तेज किया। बीच बीच में निन्नी विचारों में खो जाती। कभी ग्वालियर की रानी बनने की मधुर कल्पना उसे गुमशुदा की जाती, तो कभी अपने एकमात्र प्रिय भाई का ख्याल। गांव का सुखी स्वतंत्र जीवन, सांक नदी का शीतल जल और जंगल के शिकार का आनंद उसे दूसरे संसार में ले जाते। इसी समय अटल ने तेजी से घर में प्रवेश किया और निन्नी को जल्दी चलने के लिए कहा।
राजा जंगल की ओर निकल चुके थे। इसी समय लाखी भी आ गई और निन्नी के लाखी के साथ शिकार के लिए चल पड़ी। हथियार निन्नी रखे थी और कुछ उसने लाखी को पकड़ा दिए थे। जंगल में राजा के आदमी ढोल पीट रहे थे ताकि जानवर अपने छिपे हुए स्थानों से बाहर निकल पड़े। राजा मानसिंह मचान पर बैठे थे। निन्नी और लाखी एक बड़े झाड़ के नीचे खड़ी हुई थी। थोड़ी देर के बाद हिरण परिवार झाड़ी से निकला और भागने लगा। निन्नी ने एक तीर जोर से फेंका और मादा हिरण को लगा और वह वहीं गिर पड़ी। नर हिरण तेजी से भागा पर निन्नी ने उसे भी मार गिराया। इसके बाद निन्नी ने दौड़कर 2 हिरण के बच्चों को, जो अकेले बच गए थे, उठा लिया और गोद में रखकर झाड़ के नीचे ले आई। मानसिंह ने यह दृश्य देखा और मन ही मन निन्नी के कोमल हृदय की प्रशंसा करने लगे। इसके बाद तो एक एक करके कई जंगली जानवर बाहर निकले और निन्नी ने कभी तीरों और कभी भालों से उन्हें पहले ही प्रयत्न में मार गिराया। फिर एक बड़ा जंगली अरना भैंसा निकला। निन्नी ने पूरी ताकत से 2 तीर फेंके जो सीधे भैंस के शरीर को भेद गए, किंतु वह गिरा नहीं। घायल होने के कारण वह क्रोध में आकर चिंगाड़ता हुआ निन्नी की ओर झपटा। मानसिंह ने अपनी बंदूक निकाल ली और वे भैंसे पर गोली चलाने ही वाले थे कि उन्होंने देखा निन्नी ने दौड़कर अरने भैंसे के सींग पकड़ लिए और पूरा जोर लगाकर वह उन्हें मरोड़ रही है। फिर बिजली की सी गति से उसने एक तेज भाला उसके माथे पर भोंक दिया। भैंसा अंतिम बार जोर से चिंगाड़ा और जमीन पर गिर पड़ा। मानसिंह मचान से उतरे और सीधे निन्नी के पास गए। उन्होंने अपने गले से कीमती मोती की माला उतारी और उसे निन्नी के गले में पहना दी। निन्नी ने झुककर राजा को प्रणाम किया और एक ओर हो गई। लाखी ने देखा राजा और निन्नी चुप खड़े हैं। वह जानवरों के शरीरों से तीर और भाले निकालने का बहाना बनाकर वहां से खिसक गई। तब मानसिंह ने निन्नी का हाथ अपने हाथों में लेते हुए कहा, शक्ति और सौंदर्य का कैसा सुंदर मेल है तुम में। निन्नी, सचमुच तुम तो ग्वालियर के महल में ही शोभा दोगी। क्या तुम मुझसे विवाह करने के लिए तैयार हो? निन्नी के पास जवाब देने के लिए शब्द ही नहीं थे। वह क्षण भर मौन रही, फिर अत्यंत नम्र और भोले स्वर में बोली, फिर मुझे गांव का यह सुंदर स्वतंत्र जीवन कहाँ मिलेगा? वहाँ मुझे शिकार के लिए जंगल और जानवर कहाँ मिलेंगे? और यह सांक नदी जिसके शीतल जल मुझे इतना प्यारा लगता है, वह कहाँ मिलेगा? मानसिंह, जो निन्नी का हाथ अभी भी अपने हाथों में रखे थे, बोले, तुम्हारी सारी इच्छाएं वहाँ भी पूरी होंगी। निन्नी, केवल वचन दो, मैं तुम्हारे लिए सांक नदी को ग्वालियर के महल तक ले जा सकता हूँ। निन्नी अब क्या कहती, वह चुप हो गई और मानसिंह ने उसके मौन का अर्थ समझ गए। इसी समय अटल और अन्य लोग वहां पहुंचे और निन्नी का हाथ छोड़ राजा मानसिंह उनमें मिल गए। उसी दिन संध्या समय मानसिंह ने पुजारी के द्वारा अटल गुज्जर के पास निन्नी से विवाह का प्रस्ताव भेजा। पहले अटल विश्वास न कर सका, किंतु जब स्वयं मानसिंह ने उनसे विवाह की बात कही तब तो अटल की खुशी का ठिकाना न रहा। दूसरे ही दिन विवाह होना था। अटल इंतजाम में लग गया। लोग उससे पूछते कि वह पैसा कहाँ से लाएगा और इतना बड़ा ब्याह कैसे करेगा। अटल गर्व से जवाब देता, मैं कन्या दूंगा और एक गाय दूंगा, सूखी हल्दी और चावल का टीका लगाऊंगा। घर में बहुत से जानवरों के चमड़े रखे हैं, उन्हें बेचकर बहन के गले के लिए चांदी की एक हंसली दूंगा। और क्या चाहिए? मानसिंह ने अटल की कठिनाइयां सुनी तो उसे संदेशा भेजा कि ग्वालियर से शादी करने को वे तैयार हैं और दोनों तरफ का खर्चा भी वे पूरा करेंगे। इससे अटल के स्वाभिमान को बड़ा धक्का पहुंचा। उसने तुरंत संदेशा भेजा कि उसे यह बात मंजूर नहीं। आज तक कहीं ऐसा नहीं हुआ कि लड़की को लड़के के घर ले जाकर विवाह किया गया हो। गरीब से गरीब लड़की वाले भी अपने घर में ही लड़की का कन्यादान देते हैं। इस पर मानसिंह चुप हो गए। अटल ने रात भर जागकर सारी तैयारियां की। उसने जंगल से लकड़ी और आम के पत्ते लाकर मंडप बनाया, अनाज बेचकर कपड़े का एक जोड़ा निन्नी के लिए तैयार किया तथा गांव वालों को बांटने के लिए गुड़ लिया। इस तरह दूसरे दिन वैदिक रीति से राजा मानसिंह और निन्नी का ब्याह पूरा हुआ। गांव के लोगों से जो कुछ बन पड़ा उन्होंने निन्नी को दिया। विदा के समय निन्नी अटल से लिपटकर खूब रोई।
उसने रोते हुए कहा, भैया अब लाखी को भाभी बनाकर जल्दी घर ले आओ, तुम्हें बहुत तकलीफ होगी। भाई ने उसे आश्वासन दिया और इस प्रकार निन्नी भाई की झोपड़ी को छोड़कर ग्वालियर के महल के लिए रवाना हो गई। विवाह के बाद महल की राजपूत रानियों ने गुज्जर जाति की रानी का विरोध किया। इसी कारण राणा जी ने गुजरी महल का निर्माण करवाया। यही गुजर किसान की लड़की निन्नी, जिसका नाम असल में मृगनयनी था, ग्वालियर की गुजरी रानी के नाम से इतिहास में प्रसिद्ध हुई। उसमें जैसी सौंदर्य की कोमलता थी, वैसी ही शूरवीरता भी थी। राजा मानसिंह उसे बहुत चाहते थे और कुछ समय तक ऐसा लगा कि राजा उसके पीछे पागल हैं, किंतु निन्नी ने उन्हें हमेशा कर्तव्य की ओर प्रेरित किया। वह स्वयं संगीत व चित्रकला सीखने लगी, जिससे उसका समय व्यस्त रहता और मानसिंह भी उस समय अपने राज्य में कार्यों में लगे रहते। युद्ध के समय निन्नी हमेशा मानसिंह को उत्साहित कर प्रजा की रक्षा के लिए तत्पर रहती। इस प्रकार निन्नी सचमुच एक योग्य कुशल रानी सिद्ध हुई। उसने राज्य में संगीत, चित्र कला, शिल्पकला को प्रोत्साहन करा। बैजू नामक प्रसिद्ध गायक ने किसी समय नई नई राग रागिनाएं बनाई गई। ग्वालियर में बने हुए मान मंदिर और गुजरी महल आज भी उस समय की उन्नत शिल्प कला के नमूने हैं। राई गांव से गुजरी महल तक बनी हुई नहर, जिसमें सांक नदी का जल ग्वालियर तक ले जाया गया है, आज भी दिखाई देता है। इस प्रकार राजपूत राजा की गुजरी रानी निन्नी यानी कि मृगनयनी ने ग्वालियर के तोमर राज्य में 4 चांद जोड़ दिए और उस काल को इतिहास में अमर कर दिया। आप सभी कथा प्रेमियों को ये कथा पसंद आई है तो कृपया इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगली कहानी सबसे पहले सुनने के लिए बेल आइकन को अवश्य दबाइए। लॉकडाउन को सफल बनाइए, अपने घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।